प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण। ये आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड के अनुसार बनाया जाता है। एएस थर्ड बोलते हैं इसको, कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्योंकि हमने इसमें दो डिवीजन करे हैं आज की क्लास का। पहला डिवीजन है इंट्रोडक्शन कि ये क्या होता है, और दूसरा जो मेथड्स है इसमें डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड वो क्या होती है। सबसे पहले हम आते हैं इंट्रोडक्शन पे, परिचय। बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट में दो शब्द आपको दिखाई देते हैं, एक है कैश और दूसरा है फ्लो। कैश का मतलब आप लोग सभी जानते हैं, जितना नकद हमारे पास होता है उसको कैश कहा जाता है। और फ्लो का मतलब इनकमिंग और आउटगोइंग है, आना और जाना, उसको फ्लो बोलते हैं। तो जब कैश आती है उसको कैश इनफ्लो बोलते हैं, जब कैश जाती है तो उसे कैश आउटफ्लो बोलते हैं। मैं आप लोगों को ये बहुत स्पष्ट बता दूं कि कैश फ्लो जो होता है वो आपके कैश अकाउंट की तरह ही होता है। जैसे आपने पहले पूर्व क्लासों में सीखा है कि कैश अकाउंट तैयार करते हैं। कैश अकाउंट में एक तरफ आप कैश के आने को दिखाते हो और एक तरफ कैश के जाने को दिखाते हो। अब प्रश्न तुरंत ही ये उठता है कि फिर सर, जब दोनों एक ही हैं तो फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है। तो उसका कारण ये है कि कैश अकाउंट जो होता है उसमें जो एंट्रीज होती है वो बार बार रिपीट होती है। क्योंकि कैश बुक का नियम क्या होता है कि जो चीजें आप उसमें लिखते हो, मान लो कोई खर्चा 10 बार हुआ तो 10 बार लिखोगे, डेट वाइज लिखोगे, ऐसा होता है ना। इसमें क्या करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में समरी कर लेते हैं, उसकी समराइजेशन ऑफ कैश बुक आप इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? समराइजेशन ऑफ कैश बुक। यानी आपकी जो बहुत बड़ी कैश बुक पूरे साल भर की लिखी हुई थी, उसमें जो एक तरीके की सारी चीजें थी उनको एक साथ कर देना, सारे खर्चे एक साथ कर देना, सारी इनकम को एक साथ कर देना, एक जैसे जो सिमिलर है वो सारों को एक कर देना, यानी छोटा सा बना देना। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि एक या दो पेज में कन्वर्ट कर देना कैश बुक को। इसलिए इसे आप समरी कह सकते हैं। कैश बुक की क्या होती है? समरी होती है। तो मूल तो कैश बुक ही है, यहां पे बस उसको समराइज्ड कर दिया जाता है। अब आपके कैश फ्लो को बनाने का उद्देश्य क्या होता है, यह भी महत्वपूर्ण है। आपके एएस थर्ड के अनुसार, जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड के अनुसार जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, तो जितनी भी कंपनियां हैं, कंपनीज अकाउंट्स जो बनाते हैं, उन सबको अपने जो एनुअल रिपोर्ट्स देनी होती है, उस एनुअल रिपोर्ट के साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देना होता है, ताकि इन्वेस्टर्स जो जिन्होंने विनियोग किया है उस कंपनी में, उनको ये पता चल सके कि कंपनी के पास पूरे साल में कहाँ कहाँ से पैसा आया और कहाँ कहाँ पे पैसा गया। इनफ्लो ऑफ कैश और आउटफ्लो ऑफ कैश एक इन्वेस्टर को भी पता होना चाहिए, क्योंकि पूरी कैश बुक चूंकि एनुअल रिपोर्ट में आप प्रिंट नहीं करवा सकते, पूरे साल भर की होती है। इसलिए क्या किया जाता है, उसमें पूरा नहीं करके एक समरी के रूप में कैश फ्लो स्टेटमेंट बना दिया जाता है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट चूंकि हमें पता चला कि उसका उपयोग क्या है, अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में जा सकते हैं, ये बनाई कैसे जाती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट्स क्या है। तो बच्चों, कैश फ्लो का जो फॉर्मेट है वो दो मेथड से चलता है, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि। ठीक है। ज्यादातर जो सवालों में हम काम में लेते हैं वो आपके है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड को हम फॉलो अप में लेते हैं। अब वो क्यों लेते हैं उसकी चर्चा हम अभी करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट मेथड में फॉर्मेट क्या होता है, कैसे बनता है। तो आपका जो प्रारूप है वो इसमें दिया हुआ है, रोकड़ प्रवाह विवरण का प्रारूप, फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसमें आपके पहली जो मेथड हमने अंडरलाइन करी है वो है आपके डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है।
फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, पूरे साल का बनाया जाता है। जैसे बैलेंस शीट बनाते हैं ना, P&L अकाउंट बनाते हैं, वैसे ही कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाया जाता है। हमने शॉर्ट में ये सीख लिया कि ये कैश अकाउंट का समरी होता है। अब आप इस फॉर्मेट को देखें, ये जो फॉर्मेट होता है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ होता है। सुन रहे हो ना प्यारे बच्चों? तो 3 हिस्सों में बटा हुआ होता है। तो 3 हिस्सों में पहला हिस्सा होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या होता है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है बिजनेस की जो परिचालन प्रक्रियाएं हैं, यानी जो बिजनेस को चलाने में काम आती है, उनसे हमने कितना कैश फ्लो प्राप्त किया। यानी ये एक्चुअल बिजनेस जिसको हम बोलते हैं वो हो गया। आपके बिजनेस से कितना कैश फ्लो हुआ, चाहे इनफ्लो हुआ चाहे आउटफ्लो हुआ, दोनों ही आ जाते हैं। सेकंड, इसकी हेडिंग मैं आपको पहले बताता हूं। सेकंड हेडिंग होती है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब होता है आपने एसेट्स या अन्य इन्वेस्टमेंट कोई भी, उस पे कितने रुपए खर्च किए और कितने रुपए प्राप्त किए। यानी कैश प्राप्त करना इनफ्लो और कैश खर्च करना यानी आउटफ्लो। तो एसेट्स, मूल रूप से एसेट्स से आपके कितने पैसे खर्च किए या कितने पैसे आपने प्राप्त किए, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। दो हो गई, पहली थी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब आता है थर्ड। थर्ड आपके होता है सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का संबंध जो है वो कैपिटल एंड आपके लायबिलिटीज से होता है। इसमें आपको ये देखना होता है कि हमने कितनी लायबिलिटीज जनरेट करी और कितने का पेमेंट किया। लायबिलिटीज जनरेट करने का मतलब आपने लोन लिया है, किसी से पैसे उधार लिए हैं, वो सारी चीजें आती है, बोरोविंग्स बोलते हैं। तो जब आप उधार लेते हो तो पैसा आता है, कैश इनफ्लो, और जब आप उधार वापस चुका देते हो, रीपेमेंट कर देते हो, तो आउटफ्लो हो जाता है। सही है ना? तो कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से देखा जाता है। तो ए, बी और सी तीन हो गई। क्लियर? ए यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बी यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और सी यानी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो स्टेटमेंट यदि आपसे कोई भी पूछता है कि क्या होता है, तो आप कहेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश बुक का समरी होता है। इसके अंतर्गत कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को दिखाया जाता है। इस कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को 3 भागों में बांटा जाता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी व्यवसाय की सामान्य गतिविधि से, खरीदने बेचने से जो कैश इनफ्लो आउटफ्लो है वो। नंबर 2 आपके हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जिसके अंतर्गत एसेट्स से संबंधित कितना पैसा आया और कितना गया। और सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जिसके अंतर्गत लायबिलिटी और कैपिटल से कितना पैसा आया और गया, यानी कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को शो किया जाता है। जब हम तीनों की टोटल लगाते हैं तो हमारे पास जो ए प्लस बी प्लस सी जिसको हम बोलते हैं, वो आपके आ जाता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम आपके नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश इक्विवेलेंट्स, ये आपके हो गया। और टोटल यहाँ पे आएगा ए प्लस बी प्लस सी, यानी टोटल ए बी सी का जब आप टोटल करोगे या तो वो माइनस में आएगा या वो प्लस में आएगा। अगर वो आपके प्लस में आता है तो उसे इंक्रीज कहते हैं, यदि वो माइनस में आता है तो उसे डिक्रीज कहते हैं। ठीक है? ये बात किसकी टोटल है? ये ए प्लस बी प्लस सी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की टोटल है। अब आप इसमें ये देखो, एक चीज दे रखा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग। ये जो प्लस माइनस का आंसर यहाँ पे आता है ना, उसमें आप ओपनिंग कैश जोड़ देंगे। कैश का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो जोड़ देंगे। तो जब आप कैश का ओपनिंग बैलेंस इसमें जोड़ेंगे तो आपका जो आंसर है वो क्लोजिंग बैलेंस के बराबर आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द क्लोजिंग ऑफ द पीरियड। तो आप देखिए, ओपनिंग कैश बैलेंस और क्लोजिंग कैश बैलेंस, ओपनिंग यहाँ पे आ गया
और क्लोजिंग यहाँ पे आ जाएगा। सही है। अब आप देखेंगे इसमें कि जब हमने ऐसा किया तो कैश बुक भी तो यही करती है। कैश बुक क्या करती है, कैश बुक में भी ओपनिंग कैश बैलेंस लिखा जाता है और उसका आंसर जो आता है वो क्या होता है, क्लोजिंग कैश बैलेंस होता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ठीक वैसे ही काम कर रहा है, बस इसमें हमने क्या चेंज पाया उसके कंपेयर में। कैश बुक में डेट टू डेट लिखा जाता है, इसमें डेट से नहीं है। एक चीज की जितनी भी एंट्रीज है उनको एक साथ, यानी समरी है ये एक बार, है ना, जितने भी होते हैं तो पूरे साल का एक ही बनता है। इसमें बस एक्टिविटीज जो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो है उसको दो भागों में बांट दिया जाता है, तीन भागों में। पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और ये डायरेक्ट मेथड है। अब अभी हमने तीन हेडिंग सीखी है। अब डायरेक्ट मेथड में क्या चीज आती है, जैसे सबसे पहले आया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी जिसको हमने ए कहा, उसमें आप देखो कैश रिसिप्ट फ्रॉम, यानी कैश आपके इनफ्लो किस किस से होता है, सेल्स से, कमीशन एंड फीस से, रॉयल्टी रिसीव्ड से और इंटरेस्ट रिसीव्ड से। सही है। अब उसके बाद में कैश पेमेंट फॉर, आपने पेमेंट किसके लिए किया, वो सारे लेस कर दिए जाते हैं, परचेज, वेजेज, एक्सपेंसेस और टैक्स। जब आप ये करते हो तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी ए आ जाता है। सही है, आसान है बच्चों। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्यों कहा गया है इसको ये भी समझ में आया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहने के पीछे पर्पस था कि जो व्यवसाय से संबंधित पैसा आना और जाना, यानी जो मेरा ओरिजिनल बिजनेस है, बिजनेस में पैसा आने और जाने को कहा गया। तो ये सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहलाती हैं। अब उसके बाद में आप देखें यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मैंने जैसा कि कहा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का संबंध एसेट्स से होता है। तो परचेज ऑफ एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, पैसा जाता है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है माइनस में। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा, पैसा जाता है, माइनस में लिखा हुआ है। सेल, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, पैसा आता है, खुला लिखा हुआ है, खुला यानी ये प्लस है, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट रिसीव्ड प्लस डिविडेंड रिसीव्ड प्लस। ये पैसे आने को बताते हैं और ऊपर जो थे वो पैसे जाने को बताते हैं। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपने किसको देखा, एसेट्स के कारण से पैसा आया और एसेट्स के कारण से पैसा गया, वो इसके अंतर्गत लिखा जाता है। और उसके बाद में थर्ड जो पार्ट है वो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का संबंध मैंने कहा कैपिटल और लाइबिलिटीज से होता है। किससे होता है, कैपिटल और लाइबिलिटीज से। तो उसमें आप देखो सबसे पहले प्रोसीड्स, प्राप्त किया, फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, पैसा प्राप्त हुआ, प्लस प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, आपने उधार लिए लॉन्ग टर्म के लिए, प्लस रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, आपने पुनर्भुगतान किया, पैसा गया, माइनस रिडम्पशन ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, ये भी वापस, रिडम्पशन का मतलब क्या होता है, वापस लौटाना, तो ये भी माइनस। उसके बाद में रीपेमेंट ऑफ फाइनेंस एंड लीज, माइनस डिविडेंड पेड, माइनस और इंटरेस्ट पेड, माइनस। इंटरेस्ट और डिविडेंड पे किस पे किया जाता है, शेयर पे डिविडेंड पे किया जाता है और इंटरेस्ट आपके लोन पे दिया जाता है। तो किससे संबंध हो गया इसका, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। तो ये तीनों एक्टिविटी का आंसर, जैसे यहाँ पे बी का आंसर आ गया था, यहाँ पे सी का आंसर आ गया। तो अब आपको आगे क्या करना होता है, ए प्लस बी प्लस सी। अब ये प्लस या माइनस किसी में भी आ सकता है, ये तो आपको पता चल ही गया क्योंकि प्लस माइनस साथ में चल रहे हैं। तो अगर प्लस में आता है तो इंक्रीज कहलाता है, यदि माइनस में आता है तो डिक्रीज कहलाता है। उसमें ओपनिंग कैश बैलेंस जोड़ दिया जाता है इसमें, तो जोड़ने से आंसर जो आता है वो क्लोजिंग कैश बैलेंस के बराबर ही आता है। और इस सवाल की ये विशेषता है कि जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो आपको आंसर पहले से ही पता होगा, क्योंकि इसका आंसर किसके बराबर होता है, कैश या बैंक जो होता है उसके क्लोजिंग बैलेंस के बराबर होता है। और क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में दिया हुआ होता है कैश का, तो आंसर भी आपको पेपर में ही मिलेगा इसका। ये आपकी कौन सी मेथड थी, डायरेक्ट मेथड। क्लियर। अब हम देखते हैं अप्रत्यक्ष विधि, इनडायरेक्ट मेथड।
इनडायरेक्ट मेथड क्या है उसको देखिए, स्टेटमेंट देखो आप इनडायरेक्ट मेथड का। बच्चों इनडायरेक्ट मेथड सेम होती है, केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बदलाव होता है। और मैंने जैसा कि आपसे कहा कि ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी सवाल होंगे वो इसी मेथड से होते हैं। इनडायरेक्ट मेथड आसान रहती है, क्यों होती है वो आप सवाल करेंगे तो समझ में आएगा। अब इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखो, इसमें प्रश्न आपका स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कहां से स्टार्ट हुआ? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें आप क्या करोगे? एडजस्टमेंट फोर। अब आपको नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करना है, जबकि पीछे नेट प्रॉफिट खुद निकालना पड़ रहा था आपको। दोनों में अंतर समझने की कोशिश करना। जब आपने डायरेक्ट मेथड किया तो आपने जितने भी पैसे आने की जगह थी, वो सेल्स था या इंटरेस्ट रिसीव था, वो सब लोग जोड़े और उसमें से खर्चे घटाए तो प्रॉफिट निकाला था। यहां पे आपको प्रॉफिट से ही स्टार्ट करना है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहां से आएगा? ये पी एंड एल अकाउंट जो हमारा बना हुआ है ना, वहां से इसको ले लेंगे। फिर एडजस्टमेंट करेंगे, डेप्रीशिएशन ये आपके जोड़ दिया जाएगा। अब डेप्रीशिएशन जोड़ा क्यों जाएगा? क्योंकि हम ये कहते हैं कि डेप्रीशिएशन या अमोर्टाइजेशन जो होता है वो नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि हम पैसे के आने और पैसे के जाने को लिखते हैं। अब डेप्रीशिएशन लगाया आपने 50,000 रुपए, तो क्या उससे पैसा कहीं पे गया था क्या? नहीं गया ना। क्यों? क्योंकि डेप्रीशिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर, याद रहेगा, इसलिए जोड़ दिया जाएगा। किस में जोड़ेंगे? प्रॉफिट में। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, तो लॉस भी इटसेल्फ आपके नॉन कैश होता है, जोड़ दिया जाएगा। ठीक है ये बात। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन नॉन कैश होता है, जोड़ दिया जाएगा। प्रपोज्ड डिविडेंड नॉन कैश होता है, जोड़ दिया जाएगा। अमाउंट स्टोलन यहां पे आपके लेस कर देना है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ प्लस कर देना है, क्योंकि राइट ऑफ करना भी क्या होता है? क्या होता है? नॉन कैश एक्सपेंडिचर है राइट ऑफ करना। गुडविल रिटर्न ऑफ ये भी नॉन कैश होता है, जोड़ दिया जाएगा। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एंड इन्वेंट्रीज, बेचने से फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, ये भी आपके। अब ये जैसे यहाँ पे ये जो है ना, क्या नाम है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, ये दोनों ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आते हैं। और यहाँ पे ये जो अमाउंट स्टोलन है ना, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आता है, तो आप इसको भी वापस जोड़ देंगे, माइनस नहीं करना है। तो ये सारे जुड़ने वाले पॉइंट थे। कारण समझ में आया क्यों जोड़ा? या तो वो नॉन कैश थे, एक कारण, और या वो इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेट नहीं करते थे। क्लियर? तो इन सबको यहां पे जोड़ा, यहां पे आधा आंसर आपका आ जाएगा। अब आपके आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यहां पे आपको वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट करना होता है। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज से। क्लियर? सबसे पहले कहता है एडजस्टमेंट फोर, फिर से क्या एडजस्टमेंट करना है? इंक्रीज और डिक्रीज इन स्टॉक, increase or decrease in trade and other receivables, increase and decrease in prepaid expenses, increase and decrease in trade payables, increase or decrease in outstanding expenses। ये आपके करंट एसेट्स कौन सी है? ये एसेट्स है, ये आपके एसेट्स है। ये प्रीपेड है, एसेट्स है। ट्रेड पेएबल्स ये लायबिलिटी है, और आउटस्टैंडिंग ये लायबिलिटी है। हो गया? तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज भी मैंने आपको बता दी। अब इंक्रीज और डिक्रीज के हिसाब से एडजस्टमेंट होता है। अब ये कैसे होता है, इसका भी रूल है हमारे पास, उसको भी हम सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब आगे देखते हैं। अब ये जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इसमें हम इंक्रीज और डिक्रीज दिखाते हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का। तो अब जैसे मान लो, देखो मैं इसको एक बेसिक कंसेप्ट में बताऊं। स्टॉक है, अगर आपका स्टॉक बढ़ता है,
इंक्रीज स्टॉक बढ़ता है मतलब एक अवधि से दूसरी अवधि में स्टॉक बढ़ गया। जैसे फॉर एग्जांपल पहले 10,000 था स्टॉक, अब वो आपके 15,000 हो गया। तो इसमें 10,000 से 15,000 होने में पैसा आया या पैसा गया? तो उसका आंसर है सर स्टॉक बढ़ा, इसका मतलब हमने खरीदा, खरीदा मतलब पैसा गया, कैश को बेस रखो तो गया। तो अगर स्टॉक बढ़ रहा है, इंक्रीज होता है, तब तो हमें क्या करना है, आपके घटाना है, क्लियर। और अगर डिक्रीज होता है तो जोड़ना है। कंसेप्ट समझ में आया? उसी तरह से आगे देखो, रिसीवेबल का मतलब डेटर होता है। तो मैं डेटर के मामले में भी यही सेम बात कहता हूं, पहले जो डेटर था वो आपके 10,000 था, अब आपका डेटर आपके 25,000 हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो 15,000 डेटर बढ़ने का मतलब पैसा आना है या जाना है? तो उसका आंसर है सर डेटर बढ़ने का मतलब है माल तो चला गया पर पैसे आए नहीं। पैसे नहीं आते हैं तो डेटर बढ़ता है, यानी यहां पे भी इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज होने पर माइनस और डिक्रीज होने पर प्लस। अब आप इसकी इंक्रीज को समझा, आप इन्हीं के डिक्रीज को और समझ लो। जैसे पहले स्टॉक था 20,000, ओके, स्टॉक, अब जो स्टॉक है वो आपके हो गया 15,000, कम हो गया। स्टॉक के कम होने का मतलब है सेल हुआ, और सेल होने से पैसा आता है, आता है तो ये किसमें हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी इंक्रीज जो है वो तो आपके माइनस, और डिक्रीज जो है वो प्लस। किसकी? रूल बन गया करंट एसेट्स की। यहां पे देखो मैंने लिखा है सी ए, करंट एसेट्स में इंक्रीज हो तो माइनस, और डिक्रीज हो तो प्लस। याद हो जाएगा अभी? करंट एसेट्स दोनों, चूंकि ये करंट एसेट्स थे, दोनों में एक जैसा नियम लागू हुआ, ठीक है। प्रीपेड भी ऐसे ही आएगा, तीनों ले लो भले आप। प्रीपेड मतलब, क्योंकि प्रीपेड भी क्या होता है, करंट एसेट्स होता है, ठीक है। अब मान लो आप यहां पे देखो, प्रीपेड का एग्जांपल देखो। प्रीपेड मतलब एडवांस पेमेंट होता है ना। एडवांस पेमेंट पहले 10,000 था, अब आपके 15,000 हो गया एडवांस पेमेंट, तो पैसा गया ना। इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, पैसा गया। तो बेसिक रूल हमारा अब एक बन गया कि यदि करंट एसेट्स में इंक्रीज होता है तो माइनस करो, और करंट एसेट्स में डिक्रीज होता है तो प्लस करो। अब इसी का जस्ट अपोजिट सीएल का रूल हो जाएगा। करंट लायबिलिटीज यदि इंक्रीज होता है तो प्लस करो, और डिक्रीज होता है तो माइनस करो। ये पूरा फॉर्मूला इसमें मैंने आपको बता दिया है ऐड और लेस करने का। अब आप चेक करो, ट्रेड पेएबल्स का मतलब क्रेडिटर होता है, ठीक है। तो क्रेडिटर का एग्जांपल लेते हैं, आप लोग उसको समझने की कोशिश करना। मैं आपके लिए क्रेडिटर का एग्जांपल लिखता हूं। क्रेडिटर में, जैसे क्रेडिटर है, क्रेडिटर कौन होते हैं, जिनको हमें पेमेंट करना होता है। क्रेडिटर पहले 10,000 थे, अब क्रेडिटर आपके 25,000 हो गए, क्रेडिटर बढ़ गए। क्रेडिटर बढ़ने का मतलब है कि हमने पेमेंट नहीं किया। क्रेडिटर कब बढ़ता है, जब हम पेमेंट नहीं करते हैं। नहीं करते हैं तो नहीं किया मतलब पैसा बच गया, कैश पे उसका क्या प्रभाव आया, कैश बच गया। बच गया तो यहां पे इंक्रीज हुआ ना, इंक्रीज जोड़ा जाएगा कैश में। अब आप चेक कर लो, करंट लायबिलिटीज इंक्रीज क्या होता है, जोड़ा जाता है। समझ में आया है ना? यानी बहुत सिंपली। इसी तरह से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को देखो, बोर्ड पे देखो बेटा, समझ में आएगा लगातार आप देखेंगे तो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अब एक्सपेंसेस उधार खर्चे बोलते हैं इसको। पहले 5,000 के उधार थे, अब वो खर्चा जो है वो आपके 15,000 हो गया। इसका मतलब हमने पैसा बचाया है कि नहीं बचाया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर का मतलब हमने पेमेंट किया नहीं। अगर हम किसी को पेमेंट नहीं करते तो इसका मतलब पैसा बच गया, यानी इंक्रीज हुआ, 5,000 से 15,000 हुआ, इसका मतलब पैसा बचा,
तो इंक्रीज जो है वो कैश को बढ़ाता है, इसलिए जोड़ा जाएगा। तो ये देखो करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज जोड़ा जाएगा, समझ में आया। अब इसका अपोजिट यदि देखोगे तो करंट लाइबिलिटीज डिक्रीज घटाया जाएगा। तो इस पूरा जो यहाँ पे करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का ऐड और लेस कब करना है, कैसे करना है, वो एक छोटे से रूल में हमारे यहाँ पे इसमें आ गया है। अब मैं आपको इसको एकदम एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। यहाँ पे ये देखो टेबल आपकी पूरी तैयार है। यहाँ पे इसको आप कॉपी में अलग से नोट कर सकते हैं। जब भी आपको सॉल्यूशन चाहिए हो तो ये याद रखना है, करंट एसेट्स इंक्रीज, करंट एसेट्स डिक्रीज, माइनस प्लस, और करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज प्लस, और करंट लाइबिलिटीज डिक्रीज माइनस। और मैंने आपको विद एग्जांपल और एग्जैक्टली नियम से उसने ये कैसे बना वो भी बता दिया है। अब आप अगर इसको कॉपी में लिख के रखते हो तो देख के याद रख लो, और चाहे आप उसको कंसेप्ट से ले लो। अब उसके बाद में आगे जब आप ये वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट कर देते हो तो उसके बाद में फिर कैश फ्लो ही आएगा। इसको आप कहेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। व्यवसाय से संबंधित जो गतिविधियां थी उससे कितना कैश जनरेट हुआ वो यहां पे आए। उसके बाद में इनकम टैक्स पेड, ठीक है, तो इनकम टैक्स पेड जितना भी है वो यहां पे घटाया जाएगा। उसके बाद में कैश बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स और लेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई भी एक स्पेशल खर्चा हुआ है तो उसको आप लेस कर दो। करने के बाद में आपका ए पॉइंट आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है प्यारे बच्चों, बस ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है ना वो ही चेंज है इनडायरेक्ट मेथड में। अब आगे देखो ये सेम है, नो चेंज, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बाद में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में सेम है। क्लियर। उसी तरीके से फाइनेंसिंग एक्टिविटी ये भी सेम है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में। तो अब आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अंतर आता है। एक में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप प्रॉफिट खुद निकालते हो सेल्स में से खर्चे घटाकर, जिसको हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। और इनडायरेक्ट मेथड में आप P&L से प्रश्न स्टार्ट करते हो, उसमें सबसे पहले एडजस्टमेंट करते हो नॉन कैश और नॉन ट्रेडिंग का। क्या नाम है उसका, ये देखो, ये जो है ना यहाँ पे इतना बड़ा आप जो देख रहे हो यहाँ पे, ये एडजस्टमेंट केवल एक लाइन में याद रखा जा सकता है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ट्रेडिंग। जो व्यवसाय से संबंधित नहीं है और जो नॉन कैश है उनका एडजस्टमेंट यहाँ पे होता है। एडजस्टमेंट शब्द का मतलब प्लस और माइनस दोनों के लिए आता है, इसलिए एडजस्टमेंट यूज करते हैं। उसके बाद में वर्किंग कैपिटल का चेंज समझ में आ ही गया आपको, करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज का ये फॉर्मेट से हो जाएगा। ये करते ही आपके जो प्रॉफिट आता है उसमें से आपको इनकम टैक्स पेड जो होता है ना, मेनली ये घटाना होता है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वगैरह प्रश्न में जनरली होते नहीं है, तो केवल इनकम टैक्स पेड घटाओगे तो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा। अब उसके बाद में दोनों मेथड में ये जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो हमने पहले समझी थी वो मैंने कहा सेम है, कोई चेंज नहीं है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी आपके सेम है। तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग दोनों एक्टिविटी सेम है, कोई चेंज नहीं है। एबीसी की टोटल यहाँ पे आप वापस करेंगे वही आएगा, इसमें ओपनिंग जोड़ेंगे तो आंसर क्लोजिंग आएगा। बस ये इतना ही सवाल। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में कैश फ्लो स्टेटमेंट ये आपके इसी फॉर्मेट से सारे सवाल होंगे। ये जो आपने फॉर्मेट अभी देखे ना, ये सारे फॉर्मेट अपने आप में कंप्लीट है। इस फॉर्मेट से सारे सवाल होंगे। जैसा कि मैंने कहा हम ज्यादातर सवाल इनडायरेक्ट मेथड से ही करते हैं, तो इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट है। जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इस फॉर्मेट पे होने, तो आप लोगों को ये चाहिए कि आप ये फॉर्मेट सबसे पहले याद कर लें। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि भाई, और इसमें भी याद क्या करना है, ऑपरेटिंग में क्या क्या आता है, इन्वेस्टिंग में क्या क्या आता है, और फाइनेंसिंग में क्या क्या आता है। वैसे मैं आपको बहुत सिंपली ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का रूल बता दूं। ऑपरेटिंग में ट्रेडिंग एंड P&L से संबंधित बातें आती हैं, तो मैंने इसमें ट्रेडिंग शब्द को हटा के केवल P&L पे राइट लगा देता हूं, क्योंकि हम P&L से स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टिंग में एसेट्स आती है, और फाइनेंसिंग में आपके कैपिटल एंड लाइबिलिटीज आती है। बस ये तीन सेगमेंट हो गए, इससे आपके यानी ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट, इन तीनों से ही आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है।
तो ये इस तरीके से आपके फॉर्मेट हो जाएगा। अब आगे जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे इनके, तो हम और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।